नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विभागों का आवंटन हो चुका है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के चारों महकमे जो हैं फिलहाल पिछली सरकार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें डिफेंस आता है, फाइनेंस आता है, होम आता है और एक्सटर्नल अफेयर आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनावों के समापन के तुरंत बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनावी बयानबाजी से आपको ऊपर उठना होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको मणिपुर देखना होगा। जिस तरीके से वो सुगड़क रहा है, प्राथमिकता से उसको सुलझाना होगा कि आखिर ये समस्याएं क्या है। मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। उन्होंने कहा है चुनावी बयानबाजी से बाहर निकलें, यानी सीधा सीधा संकेत सरकार को दिया है कि अब आपको कहीं ना कहीं मणिपुर का ख्याल रखना होगा। हालांकि विपक्ष निरंतर इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को निरंतर घेरता रहा है कि मणिपुर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बयान क्यों नहीं देते हैं। प्रशिक्षुओं का एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के बीच एकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी समुदायों के बीच एकता होनी चाहिए, इस पर जोर दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विरोध की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। चुनाव समिति बनने की प्रक्रिया है, चुनाव सहमति बनने के लिए प्रक्रिया है। उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा, ये मोहन भागवत जी ने कहा है। और हर 5 साल में चुनाव होता है। संघ प्रमुख ने यह कहा चुनाव संपन्न हुए, इसके परिणाम भी आए, सरकार बन गई है, लेकिन चर्चा अभी तक जो हुआ है वो क्यों नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यानी मणिपुर पर बड़ा कंसंट्रेट किया। पहले हम बताते हैं कि मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो दर्शकों, आपने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के दौरान मर्यादा का पालन नहीं किया गया है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि आगे फ्यूचर में आप जो विपक्ष है उनकी राय भी ले, उनको विपक्षी नहीं प्रतिपक्ष कहा जाए। और मणिपुर पर सीधा और सटीक उन्होंने संबोधन किया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर को लेकर के अपनी राय बदलनी होगी और उनको शांति की राह वो 1 साल से देख रहे हैं, वो राह पर उचित होना। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये ओबीसी को लेकर के आयोग का गठन किया है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट 45 दिन में दे देगा। हम सब जानते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज डिफंक्ट हो चुकी है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और
आगे इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए थे कि कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओबीसी की आरक्षण मिले अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, इसकी राह जो है वो आसान हो गई है और रास्ता निकल आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, एलजी मनोज कुमार सिन्हा की अगुवाई में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग तय करेगा कि कितना आरक्षण ओबीसी को अर्बन लोकल बॉडीज में दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि 45 दिन का समय दिया गया है कि आयोग अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को सौंपे और उस रिकमेंडेशन के मुताबिक यहां पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, यानी आरक्षण सुनिश्चित होगा और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनावों का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद बड़ी बात यह है कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निरंतर 3 मरतबा ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द होंगे। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन होने चाहिए और उसमें एक पेशरफ्ती जो हुई है वो ये हुई है कि जिन लोगों के, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो सिंबल लेना चाहते हैं, उनको कहा कि आप आवेदन दे सकते हैं, यानी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि रियासी में जो हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकवाद भी अपना प्रेजेंस शो कर रहा है, क्या वो कहीं हर्डल ना क्रिएट करे। लेकिन अभी तक ये उम्मीद है कि 2014 के बाद 2024 तक, अभी तक विधानसभा नहीं बन पाई है। 2018 में ये विधानसभा भंग की गई थी, उसके बाद से लोग वंचित हैं, लोकतंत्र से वंचित हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी जरूर इलेक्शन लड़ेगी, मेरी अपनी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। तर्क दिया है, उनका यह तर्क है, उनका कहना है कि जो सीमित अधिकार होते हैं, जो यूटी वाली सरकार होती है उसमें सीमित अधिकार होते हैं, लिहाजा मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता कि इलेक्शन लड़ करे। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से इलेक्शन लड़े और हारे भी। पहले हम बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला का दर, यानी क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला और क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। I'm not contesting assembly elections. I will not fight a UT election. I am absolutely clear on that. I will help my party, I will lead the campaign, I will do whatever I have to for the national conference. But I will not enter an assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I will fight for our statehood, I will fight for it to be restored to us, I will fight for a full state of Jammu and Kashmir with no dilution. And then, if possible, I will seek an opportunity to enter the assembly and play my part there. But I will not humiliate myself by entering a union territory. वेल दर्शकों, आपने देखा उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एमओएस, उनका यह कहना है कि यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, यूटी के अधिकार सीमित होते हैं। क्या महबूबा भी इस तरह का कदम उठाएंगे, क्या बड़े नेता इस तरह का कदम उठाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावों में शिरकत करना, डेमोक्रेसी में फेथ करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसका सबक आपने सीखना हो तो कांग्रेस से सीखा जा सकता है। कांग्रेस ने किसी भी हालात में किसी भी इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया, यह इतिहास का बात। चर्चा करेंगे। हरस गिल हमारे साथ मौजूद हैं, संपादक हैं नॉर्थ लाइन के। गिल साहब, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं हमारे साथ, फॉर्मर मेयर हैं, आपका भी स्वागत है। साहिल शर्मा है, साहिल जी आपका भी स्वागत है, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। गिल साहब, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। मीनवाइल हो सकता है जिस तरीके से ओबीसी कमीशन का गठन किया गया है, अर्बन लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विधानसभा में किस आधार पर इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ेगी, क्या लगता है आपको? धन्यवाद विनोद जी। ये जो प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव जी सितंबर से पहले होने हैं, ये लीगली भी बाइंडिंग है स्टेट पर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सितंबर से पहले चुनाव पूर्ण किए जाए। सबसे बड़ी बात, चुनाव करवाने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो वहाँ का जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, माहौल जो है ओवरऑल, ये मैं किसी घटना विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, ओवरऑल।
अगर ओवरऑल उस खित्ते में, उस रीजन में एक शांति का माहौल है तो चुनाव के लिए, चुनाव प्रक्रिया के लिए वो बहुत उपयुक्त है। दूसरी बात, अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में जो पार्टिसिपेशन लेवल है जी, जो एंथुजियाज्म और उत्साह युवाओं ने और लोगों ने दिखाया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की, मैं पूर्णतः जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं वैली के, पूरे कश्मीर वैली की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उनकी परसेंटेज फिगर से जाएं तो पिछले 96 के बाद ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शमूलियत की। तो ये उत्साह भी एक एनकरेजिंग फैक्टर होता है। अगर आपको याद होगा, इलेक्शन की जब कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब अपने उस पर प्रेस के साथ रिमार्क्स दिए थे तो उन्होंने कहा हम इससे उत्साहित हैं, हमने ये उत्साह देख के हमने फैसला किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे जी। तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। वो मैंडेट अगर किसी भी वजह से, सिक्योरिटी के कारणों से, राजनीतिक कारणों से, किसी भी कारणों से अगर वो वंचित हुआ है तो आज समय आ गया है कि उस पर यानी कि गौर करना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी संपन्न होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ बातें जरूर हैं लेकिन वो लीगल बाइंडिंग से बाहर गवर्नमेंट नहीं जाएगी, क्योंकि सितंबर 30 से पहले चुनाव करवाने हैं। अब ये बाकी बातें जो मौसम है, जलवायु है, वेदर जो भी है, जहाँ शांति प्रक्रिया है, जहाँ माहौल है, जो हालात हैं, उसका बहाना नहीं चल सकता। तो ये चुनाव होने ही होने हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। रही बात आपने कहा, आपने शायद मैंने ये कहा कि किस मुद्दों पर बीजेपी आपने पब्लिक के बीच में वोट मांगेगी। प्रॉपर्टी टैक्स, जी मीटर, इम्पोर्टेंट मीटर, ये मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है कि भाजपा आने वाले चुनावों में रिसीविंग एंड पर होगी। उसकी वजह है कि देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में बहुत फर्क होता है। जमीन आसमान, लोगों की अप्रोच, उसमें मुद्दे अलग अलग होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं। लेकिन अगर आप असेंबली इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपने पिछले 3 साल या 4 साल में क्या कारकर्दगी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस बात की आड़ नहीं ले सकते कि हमारी सरकार नहीं थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सरकार थी वो बेसिकली मैं भाजपा की सरकार ही मानता हूं, क्योंकि केंद्र की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। गृह मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें भी भाजपा के प्रति एक जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के साथ कनेक्ट ना तोड़े। उन्होंने पब्लिक को सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के हवाले कर दिया, कभी भी असर्ट नहीं किया। अगर वो असर्ट करते, कनेक्ट रखते, तो मैं समझता हूँ आज वो ये कहने की स्थिति में होते। मैं चंद्रमोहन जी से जानना चाहता हूँ। चंद्रमोहन जी, आप शहर के मेयर रहे हैं जिनको फादर ऑफ सिटी कहा जाता है, और आप ही बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं, अब की बार 50 से पार। डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जब सीटें इतनी ज्यादा हो गई 114, तो आपने कहा अब की बार 50 से पार। अभी जो नतीजे आए हैं, जम्मू प्रोविंस में 43 विधानसभा की सीटें मात्र 29 पर आप जीत पाए हैं। 50 का पार कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं, जो रियासी में एक हादसा हुआ है जो बार के आतंकवादी द्वारा, उसकी निंदा करता हूं और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके परिवार को ईश्वर शांति दे, अपने जो वो अपने पास रखे, चरणों में रखे, और उनके परिवार को ताकत दे कि वो ये दुख सहन कर सकें और आगे चल सकें। जो घायल हुए हैं उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वाहिगुरु से, कि जल्द जल्द वो ठीक होकर अपने अपने घरों में जाएं। वो यात्री थे हमारे, और उनकी एडमिट साहब जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वो हॉस्पिटल भी गए थे। उनके लिए 10-10 लाख जो डेथ हो गया उनके लिए अनाउंसमेंट भी की है, और 50,000 रुपये घायलों के लिए भी किया है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। उसके बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग, कहीं ना कहीं कुछ, इतना बड़ा बॉर्डर है, क्रॉसिंग हो जाती है, जो भी है वो तो सुरक्षा अपना काम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, होम मंत्रालय वगैरह कर रहे हैं। आप ये छोड़ना, बोलना बंद कर दीजिए ना पार्लियामेंट में, सब कुछ नॉर्मल हो गया है।
पत्थरवाद शून्य, आतंकवाद शून्य, अलगाववाद शून्य, ऐसे टाल क्लेम क्यों करते हैं? आतंकवाद नहीं फिर जब बोलते, होता है आतंकवाद के लिए ऑपरेशन चल रहे हैं, कभी ऑल आउट चल रहा है, अभी नया ऑपरेशन कल से हंट ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। पहले भी जो हुआ है उसका बदला जाके लिया गया है, पाकिस्तान में पार जाके घर में जाके मारा है और बॉर्डर को सील भी किया है, लेकिन जो रह गया है कुछ कहीं ना कहीं उसका भी इलाज किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब की, जो डॉक्टर मोहन भागवत जी माननीय हमारे संचालक हैं पूरे हमारे देश के में, पूरे विश्व के ही, और हम उस परिवार विचार से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जी, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो अच्छा की है। उन्होंने क्या, चुनाव हो गए, मतदाताओं ने अपना मत आपको दे दिया है, अब आप अपने अपने काम करें आगे। ये इस चर्चा में पड़े हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारा क्या, तो मणिपुर के लिए उन्होंने चिंता की जी। है। और मणिपुर पिछले 1 साल से सुलग रहा है। आपसे हमने 50 पार का नारा भी मांगा था। हाँ, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। मणिपुर में मुझे आशा है कि जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के काफ़ी हालात, जैसे आप बोले पत्थरबाज हुआ, जे हुआ, कुछ जो ठीक हो सकता है वो किया है। आज बहुत सा टूरिस्ट भी आ रहा है और उनका टारगेट ही टूरिस्ट है। ये जो वैष्णो देवी से होकर शिवखोड़ी गए थे, टूरिस्ट बस को ही उन्होंने अटैक किया और वो ड्राइवर को मारा। मेन पहली बार ड्राइवर को हट किया ताकि बस टाइम हो जाए, उसके ऊपर किया। ठीक है, उनका अपना काम है, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हुआ है और भी आने वाले समय में होगा। लेकिन जो आने वाले अगर असेंबली चुनाव होते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री की 10 साल की जो सरकार हुई उसका रिजल्ट आया है। ये कश्मीर में 370 हटने के बाद इतना टूरिस्ट आ रहा है। ये जो चुनाव हुए हैं, हमारे पत्रकार भाई गिल साहब बता रहे थे कि इतने परसेंटेज है भी 96 के बाद इतनी पोल परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वो दावा करते हैं कि हमारे जिन्हों आपने 5 अगस्त 2019 को किया है पार्लियामेंट में, उसके विरोध में ये एनसी और पीडीपी कहती है कि पोल परसेंटेज इसलिए बढ़ा है कि वो उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन आप कहते हैं हालात सामान्य हुए हैं इसलिए पोल परसेंटेज। पीडीपी दोनों में क्या करना, जब लोकल बॉडी के चुनाव तो बाईकाट कर देते हैं, असेंबली के चुनाव तो बाईकाट ये थोड़ी करते हैं, जो इनके पीछे आका है उनसे बाईकाट करवाते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं, इनका अपना भी अमर अब्दुल्ला भी हार गया, महबूबा मुफ्ती भी हार गए, बड़े बड़े दावे करने वाले। इस तरह आने वाले समय में कौन सी वो तोपें जाएंगी, क्या होगा। एक तरफ फारूकदौला, डॉक्टर फारूकदौला कह रहा है कि पाकिस्तान किससे बात करो, उसी का भाई मुस्तफा कमाल डॉक्टर कह रहा है नहीं जी नहीं, पाकिस्तान का दोषी नहीं है, इनके अपने घर में ही लड़ाई पड़ी हुई है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जैसे ही 9 तारीख शाम को 7:15 बजे जो अपना ओथ ली, उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना उनका, मैं देख रहा था आज सबने अपना अपना काम संभाल लिया, एक सेकंड भी वेस्ट करते हुए। कोई 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे आपने अपने सारे जो कार्यालय में जो काम था जूम कर लिया है। लेकिन चंद्रमोहन जी, मैंने प्लस 50 पार के नारे की बात की थी, उसके आसपास आप नहीं घूमे। 50 पार का जो नारा हमने दिया है, सरकार बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और आप पूछ रहे थे गिल साहब से किन मुद्दों पे बनाएंगे, सबसे पहला पीओजेके, जिनको हमने 5.5 लाख रुपया दिया है, पहले जो 70 साल में कांग्रेस ने 1 मिनट नहीं दे पाई। बेस्ट पाकिस्तान फौजी, जिनको वोट का हक नहीं था, उनको हमने हक दिलवाया और उनके खाते में भी 5.5 लाख रुपया जाएगा। इस तरह वाल्मीकि समाज जो वंचित था 50-60 साल से, उसका बच्चा अगर है तो वो वही जो महिला डोई वही काम करता रहा, वो कहीं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, उनको राइट दिया। ओबीसी को इन्होंने ओआईसी बना के, आरबीए करके, अलग अलग करके ओबीसी को पूरे देश में रिजर्वेशन दी, हमने उनको रिजर्वेशन दी 8%। पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी है हमने। सुनिए, पहली बार हमने जो हमारा जो गुजर बकरवाल समाज है उनके लिए 9 सीटें एक्सेस की इस असेंबली के अंदर, पहली बार। ये कांग्रेस नहीं कर उनके वोट ही लेती रही। ये मुद्दे, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हमारे पास। चलिए, जो हमने लोगों के काम किए हैं 10 साल, जो आपने नहीं किया है वो इन्होंने कर दिखाया है। यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया है, स्मार्ट मीटर नहीं लगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी, स्मार्ट मीटर से भी लोग त्राही इमाम कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने किया है वाकया, वो इनके हिस्से में जाता है। 370 में संशोधन, 35 अप्रैल रिपील किया, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट दिए, वाल्मीकि समाज को राइट, और बहुत सारे गिनाए हैं काम। क्या कहेंगे आप, और आपके पास क्या मुद्दे हैं? विनोद जी, धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं सुन रहा था बड़े गौर से, इत्मीनान से मैं सुन रहा था हमारे
फॉर्मर मेयर साहब को। तो मैं इनको सबसे पहले, क्योंकि आज 4 जून के बाद हमारा इनके साथ यहाँ पहली बार हम डिबेट में एक साथ हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। और फिर साथ में एक मुबारक के साथ एक चीज़ और भी कहूँगा कि आप अकेले इस मुबारक के जो हैं हकदार नहीं हैं मेयर साहब। आप अकेले, आपकी मेहनत से आपको ये जो 240 सीटों पे आए हैं वो नहीं हुए हैं। आपके लिए मैं कह दूं कि मैं पूरे मीडिया जगत का भी नहीं, मैं बिल्कुल चुनाव आयोग, चलो ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं चुनाव आयोग का भी आपकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आप डायरेक्टली तो नहीं दे पाएंगे। मैं मेयर साहब को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि हमें मैंडेट मिला है, तो मैं इनको जरा बता दूं कि 2019 के बाद से और 2024 का ये चुनाव है तो इनकी 60 सीटें कम हुई हैं। 63 सीटें 303 पर थे, तो जो है अब 240 पर आए हैं। और उसमें भी विनोद जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको कल भी जो है व्हाट्सएप किया, आप जरा देखिएगा कि चुनाव आयोग का जो डाटा आ रहा है उसमें कई ऐसी सीट्स हैं, 360 सीट्स पे। गिल साहब यहाँ हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं इनके भी नजर में लाना चाहूंगा कि 360 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो वोट ईवीएम में पोल हुआ और जो वोट गिना गया उसमें हजारों लाखों का डिफरेंस, और ये डिफरेंस बैठ रहा है 5.5 लाख। उसके बाद अगर आप देखें, लास्ट चरण का चुनाव हुआ 1 जून को, और उसका डाटा जो था वो 6 जून को चुनाव आयोग ने जो है बाहर रखा। 2.5 करोड़ वोट जो है वो बढ़ा दिया गया, जो आज तक पता नहीं चला कि वो किस तरह से वो वोट बढ़ा। तो सारी जो इंस्टीट्यूशंस थे बड़ी मेहनत करके उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी वो जो है यहाँ 240 तक की पहुंच पाए। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? जी अब मैं आपको बात बताता हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा। जी आप देखिए, जब मैंने बात ही शुरू की, आपने मुझे शुरू में टोकना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि दोनों पैनलिस्टों को पूरी बात रखने का मौका दिया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, पूछिए आप। जब हम 1987 की रिगिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं कोई गया वहां पर, अब आप क्यों नहीं जाते? जाइए ना, हम गए, ईवीएम को गए हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि आज ईवीएम को कोई रो नहीं रहा है। सुनिए ना, अब आपका प्रश्न हो गया है। हम जो है वो चुनाव आयोग में भी गए, हम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम सारे डाटा के साथ जो है हम कोर्ट भी जा रहे हैं। लड़ाई हम जो है विनोद जी, मैं एक बात कहूं कि जिस कांग्रेस को डिसोन किया जाता था वो आज 101 सीट पर आकर खड़ी हो गई, और विपक्ष के साथ 234 सांसद जो है वो सामने विपक्ष में आपके सामने बैठे हैं। तो आपकी इस जीत का, आप कह रहे थे कि हमारी जीत हुई, तो मैं कह देना चाहता हूं, क्योंकि 101 99 मैं बता दूं, 99 सीट्स हमने अपने सिंबल पे जीती है। एक सीट पर जब हमारा वहां पे गठबंधन नहीं हो पाया, 2 सीटों पे जब हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हमारे गठबंधन के साथियों ने वो सीट नहीं छोड़ी, तो हमारे पूरी कांग्रेस के जो वहां कार्यकर्ता थे उन्होंने विशाल पाटिल, जो हमारे दादा पाटिल, वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके पोते को जो है सांगली से चुनाव जिताया, और हमारे पप्पू यादव जी, और दोनों ने कल आकर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो अपना सपोर्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्लड में कांग्रेस है, हमने बेशक आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारी रगों में कांग्रेस का खून बहा रहा है। इसलिए नहीं, उन्होंने हमें, और यहां तक कि मैं आपको बताऊं गिल साहब, पप्पू यादव ने यह कहा कि अगर मेरा आपको समर्थन देने पर मेरी सीट से मुझे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो मैं फिर भी जो है उपचुनाव में जाने को तैयार हूं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट जो है कांग्रेस की विचारधारा के लिए है। अब मैं जो है हमारे मेयर साहब यहां बैठे हैं, एक शेर है, क्योंकि असेंबली का चुनाव जो है वो आ रहा है कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हमने इस जम्मू जी की जो सीट है, विनोद जी आपने ठीक कहा, ये तो डायरेक्टली चुनाव मोदी जी के साथ था, मोदी जी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही थी। फिर भी जो जम्मू की सीट है, जिसको पूरी तरह से जो वो सीट जहां से पूंछ राजौरी को काट दिया गया और हिंदू डोमिनेटेड जो सीट थी, वहां पर हमने 5.5 लाख के करीब जो है वो वोट लिया। हमारा वोट जो है वो उधमपुर डोडा वाली सीट में भी जो है बड़ी ज्यादा मार्जिन में जो बढ़कर आया है। विधानसभा में जो है आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को जो है वो जरूर मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले यहाँ चुनावों में यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अभी तो मोहन भागवत जी पर आया ही नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली बार आ जाइए, अपने को ये थोड़ी की बड़ा टाइम है। चलिए गिल साहब, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की ये फ्रस्ट्रेशन है, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालांकि ये डबल डिजिट पर पहुंचे हैं, ट्रिपल डिजिट पर। देखिए, मैं जब थोड़ा स्पष्ट कहूंगा तो ये मुझ पर इल्जामबाजी भी करेंगे। नहीं करेंगे, आप स्पष्ट करिए। अभी आपने मोहन भागवत जी को सुना जी, जो भाजपा जिस इंस्टीट्यूशन से अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है, ठीक है, वो प्रमुख बोल रहे थे कि हम सरकार को, और हम ये सोचते हैं विरोधी दल नहीं प्रतिपक्ष। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, इल्जामसाजी और छोटी छोटी बातें बहुत हुई जी, दोनों तरफ से हुई होगी, मैं नहीं कहता कि एक तरफ से हुई, लेकिन मैंने जो पिछला रवैया देखा है
जब से कांग्रेस पार्टी या जो कम्युनिस्ट हैं, जब से वो पावर से हटे हैं जी, तब से वो हर बात में दोष निकालते हैं। उनका काम है क्रिटिसिज्म करना, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। ये कोई जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं है। यस, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अगर ईवीएम उन्होंने हैक की होती, इलेक्शन कमीशन उन्हीं की जेब में होता, तो आपको इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए। उनको क्या परेशानी है, वो 400 सीटें भी पार करवा सकते थे। तो ये आप छोड़ दीजिए इन चीजों को, चुनाव खत्म हो गया। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप छोड़ दीजिए इन चीजों को। आप व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए। आप इंस्टीट्यूट, आपने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया, जजों पर, आपने इलेक्शन कमीशन पर, आप ये इलेक्शन को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जी, वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट विदेशों में क्या होगा। यस, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ लोकतंत्रशाही है और हमेशा रही है और रहेगी। सेकुलर संविधान है और सेकुलर संविधान के अंतर्गत लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं बड़े सेफ हैं और फ्रीडम के साथ इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप जम्मू कश्मीर के ही अंदर ये एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्शन हुई है, आपको एक इंसिडेंट भी मिला है जिसमें कोई वारदात हुई है कश्मीर जम्मू में, कितना पीसफुल हुआ है पूरे भारत में। अच्छा, जहां हुआ है वहां विपक्ष की पार्टी है रूल में, वेस्ट बंगाल में हुआ है। आप ये मुझे बताइए ना कि आप क्रिटिसाइज करिए, आप मुद्दों पर करिए, पॉलिसी पर करिए, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाना बंद करिए। इलेक्शन हो चुकी है, अब आप अपनी विपक्ष की भूमिका निभाइए। थोड़ा सा समय लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, फिर साहिल के पास आएंगे। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं साहिल जी से जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं चंद्रमोहन जी के पास आऊंगा। साहिल जी, सीधे शब्दों में गिल साहब ने यह कहा है कि आप जो विपक्षी दल हैं हमेशा ही व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हम विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहेंगे। उनकी सोच देखिए और आप अपनी सोच देखिए। जिस तरीके से गिल साहब ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विदेशों में आपके बयानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, गिल साहब की बातों का जवाब देना चाहूंगा कि गिल साहब कह रहे थे कि व्यवस्था के ऊपर जो है सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। ये आपकी बनाई हुई है। सुनिए ना गिल साहब, सुनिए। अब आपको मैं आराम से जो है वो सुना, आप भी सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि व्यवस्था आपकी बनाई है, ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना। हाँ, इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस को हम ही ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी का योगदान है। मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जब 4 जजों ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या उन्होंने व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठाए ना? उसी सिस्टम ने अपने सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए कि हमें मजबूर किया जा रहा है। वो 4 जज थे और 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर आकर कह रहे हैं कि सरकार वो जो केस सरकार को जो इफेक्ट करते हैं, अपने जो उनके मनपसंद जज हैं, जो जज उनकी विचारधारा से जो समर्पित है, उनको उन केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। गिल साहब, क्या ये व्यवस्था पे सवाल क्या अपोजिशन ने उठाए? पूरी दुनिया ने देखा, गिल साहब, पूरी दुनिया ने देखा कि जब चुनाव हुआ चंडीगढ़ के अंदर, चुनाव आयोग की देखरेख में ही चुनाव हो रहा था और किस तरह से वहां जो है वो वोटों की धांधली हुई, किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जो है वो चुनाव जिता दिया गया। तो क्या वो व्यवस्था के ऊपर सवाल था कि नहीं था? क्या अपोजिशन को जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, क्या उसके ऊपर सवाल उठाने का जो है वो प्रश्न नहीं है? और वो जब वो केस जो है फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके बाद फिर आपको मौका देंगे। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करूं, अगर आप मुझे कमेंट करें। बिल्कुल। देखिए, मैं बात जो कर रहा हूं, हमें कुछ चीजें बड़ी ऑब्जेक्टिवली करनी चाहिए। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, घटनाएं, इतना विशाल मुल्क, इतनी पॉपुलेशन, इतना बड़ा सिस्टम, इतने इंस्टीट्यूशंस, अगर घटना की बात करेंगे तो आपको फिर कोई राइट नहीं है। जजेस की बात आप कर रहे हैं ना, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या किया है बताइए। अरे आपने सुपरसीड करके जजेस को आपने अपॉइंट किया है। नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया। सुनिए, अब आप जो है मेरी बात वो ट्रैक से हट रहे हैं। आप जो है अब आप ट्रैक से हट रहे हैं। मैंने सवाल किया था, मैंने ये सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो है बाहर आकर जो है और ही व्यवस्था पर सवाल उठाए। आप कह रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट को जो है आपने दखलंदाजी की। देखिए, मुझे बताइए जो इलेक्शन कमीशन नहीं साहिल जी सुन लीजिए।
की जो प्रणाली थी, पहले इलेक्शन सरकार ने जो है, सुनिए, अच्छा मुझे बताइए, आसाम से अभी मुझे बात फिर सुनिए, उसको फिर जज बनाया बंगाल के जब अंदर- वो उसका टेन्योर पूरा हो गया राज्यसभा के अंदर एक जज जो था, सुन नहीं गलत बात नहीं सुनने नहीं, आप नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं। और जब वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत क्या मैं बात नहीं, करूंगा? मुझे आप बताइए, आपने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में जो है दखलंदाजी की, साहिल जी। मुझे बताइए बंगाल के अंदर अभी एक जज था, वो हाई कोर्ट में जो है ऑन ड्यूटी था। आप सुन लीजिए बस साहिल जी, साहब ने सुन भी लिया। साहब आप बहुत बड़ी वरिष्ठ आदमी हैं। नहीं। आपका जो एनालिसिस होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। मैं न्यूट्रल नहीं हूं। न्यूट्रल नहीं कर रहे, आप मेरे आप सही नहीं सरकार बोल का रही है। बचाव कर रहे हैं, न्यूट्रल आप सरकार का बचाव कर रहे हैं। आप इस इनको बात से जरा- लग रहा आप है मुझे कि जो मौका सरकार देंगे? बीजेपी बात नहीं कह रही बोलो, है, सुनो भी सही। क्या आप सुने, सुनेंगे नहीं? आप मेरी सुन दो लीजिए, मिनट- सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, सुन आप लीजिए। मुझ पर इल्जाम करो, सुनो। लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि जो आपने किया वो ये नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में रही है, चाहे वो भाजपा हो, एनडीए हो, यूपीए हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कभी भी ऑब्जेक्टिवली और लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं किया। ये मेरा सवाल है। पहली बात सुन लीजिए। अब सवाल ये है, मैंने इसलिए कहा, आपने जजेस की बात करी कि जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो गलत है, वो हुआ जो गलत हुआ है, वो हिस्ट्री में गलत हुआ है। लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा, घटनाओं पर जाओगे तो आपको ये राइट इसलिए नहीं है कि आपकी बहुत घटनाएं हैं। आपने अब पूरा टाइम आपको देगा ना, पूरा टाइम मिलेगा आपको। आप यार बीच में क्यों? नहीं, what is this? क्या बात कर रहे हो? आप क्या आपने मुझे बताइए, वो मेरे को सवाल आपने कर रहे हैं। सुप्रीम क्या तो मुझे- आपको जवाब दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। कागज नोट कर लो। मैं ये लोग कागज आप नोट कर लो, अब बराबर जवाब आपने देना। सुप्रीम कोर्ट के जज को पहले इलेक्शन लड़ो, पहले राज्यसभा में लाया किसने? कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। सुनो। प्लीज सुन लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। गोगोई साहब तो देखा नहीं गूगल में भी वही तो सारा अभी नहीं, आया मैं है। फैक्चुअल दूंगा। किस जज को बुलाया? आप मैं नाम नहीं लूंगा, माइनॉरिटी के जज थे, उनको असम से थे, मैं इतनी डिटेल आपको बता रहा हूं जी। उनको पहले राज्यसभा का मेंबर बनाया, फिर पहले जज बनाया, जज के बाद उन्होंने रिजाइन किया, उनको एमपी बनाया, उसके बाद एमपी का टर्म फिर जज बनाया। ऐसा पूरे इतिहास में, पूरे विश्व में नहीं हुआ। आप प्लीज अब आपको मौका मिलेगा ना पूरा, जितना इनको दिया उतना आपको भी दिया मेरी जाएगा। बात इसको साहिल जी ऐसे लो, मैं घटनाओं पर अगर आप आधारित बात करोगे, मैंने पहले बोला क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रहा हूं, इतने बड़े विशाल मुल्क में एक आदमी कुछ करता है, एक घटना होती है, उससे आप सामूहिक तौर पर उस व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप उसका कैरेक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो आपने भी बहुत कुछ किया। मेरा यही कहना है। इनसे जवाब आप प्लीज तसल्ली से, इत्मीनान से आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी आदत है। चलिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। आप तीन इन सब सेक्शन का सुन लीजिए। आप किसी की सुनते नहीं। चलिए को बाद में चुनाव चलिए लड़ाया। चलिए क्या बात कर रहे चलिए हो? चलिए टीएन सेशन को भी बाद में चुनाव लड़ाया। चलिए, आप तसल्ली से जवाब दे लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। साहब आपने कहा कि जी। आपने भी गलतियां की, इन्होंने भी गलतियां की। मैं इस पर एक सिंपल जो है ये जवाब देना चाहता हूं कि हमसे कोई गलती हुई, हमें सत्ता से जो है वो हटाया गया, हम उस चीज को एडमिट करते हैं। लेकिन उन सुनिए उस गलतियों के आधार पर मैं कहूं कि इतिहास कहता है कि भाई औरंगजेब जो था वो ब्राह्मणों के जनेऊ उतारता था, तो तब जाके जो है वो खाना खाता था। तो आज सारा ब्राह्मण समाज उठ के खड़ा हो जाए कि मैंने जो वही औरंगजेब के सामने जो आगे उसकी पीढ़ियां हैं या उसकी कौम के लोग हैं, हमने इन सबको मारना। इस तरह से जो है आंख के बदले अगर आप आंख लेने की बात करेंगे तो देश इस तरह से जो है नहीं चलता, पूरा देश अंधा हो जाएगा। जहां तक आपने सिस्टम की बात की, जब इस तरह की बातें आती हैं तो सवालिया निशान जो है वो उठते हैं। आपने कहा कि जज को बनाने का काम किया, पिछला इतिहास मैं चाहूंगा कि डिबेट के बाद आप मुझे बताएं कि किस जज को जो है वो इस तरह से किया गया। अभी की मैं बात करता हूं, अभी की जज थे गोगोई साहब, जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर जो है वो फैसला दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में लेने का काम किया। अभी बंगाल के अंदर एक जज ऑन ड्यूटी था और उस जज का कैरेक्टर देखिए कि अपने ऑन ड्यूटी होते हुए हाई कोर्ट के अंदर वो सारे जो फैसले था वो टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कर रहा था और वो उसी का उसको जो है वो इनाम दिया गया। सुनिए गिल साहब, सुनिए, बिल्कुल उठा रहा हूं क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन की, उसने बीजेपी ज्वाइन करके गिल साहब बीजेपी के टिकट के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ा, उसने बीजेपी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा, उसने संविधान के खिलाफ बयान दिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमने सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं किया। अगर आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो मणिपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि मणिपुर की घटना का जिक्र सबसे पहले कौन कर रहा है? अपोजिशन तो लगातार जो है वो मणिपुर की घटना का जिक्र कर रही है। करगिल का एक जवान
जिसने कहा, उसका स्टेटमेंट है कि मेरे देश की सरहदों पे, देश की सरहदों की रक्षा करगिल में की, लेकिन मैं अपनी बीवी की इज्जत लूटने से जो है नहीं बचा सका। मेरी आंखों के सामने जो था, मेरी बीवी की इज्जत जो है वो लूट दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से जो है, छोड़िए, बात सुनिए, आप सरकार ने पिछले 10 साल, मैं बताता हूं कश्मीर में क्या हुआ, मैं बताता हूं कश्मीर में क्या हुआ। अरे आप ही की जो सांसद थे, आप ही के जो सांसद थे मदनलाल खुराना, आप ही के जो सांसद थे जसवंत सिंह, वो संसद के अंदर खड़े होकर क्या रहे थे कि वहां सेना भेजने की जरूरत नहीं है। आपके जो हाथ है कश्मीरी मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा था, ये बीच में बोल रहे हैं। अब आपको पूरा मौका दिया गया, आप क्या करते हैं? शायद आप डिबेट को डिबेट करते हैं। आपके ही मदनलाल खुराना थे, आपके ही जसवंत सिंह जी थे, जिन्होंने जो कहा कि कश्मीर में जो है सेना भेजने की जरूरत नहीं है उस समय। छोड़िए, इतिहास पर जाएंगे तो आपके जो हाथ है वो खून से रखे हुए हैं। आज जो हुआ है जीत पर समझौता है जो है जिसके बाद जो है आपको अभी थोड़ा जवाब दिया है। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी आप देखेंगे। चलिए अब आप बाकी वालों को उनसे जवाब लेंगे नहीं। जी चंद्रमोहन जी, आप यहाँ खून से रंगे हुए, ये साहिल जी कह रहे हैं खून के किस्से रंगे हुए हैं, वो सब जानते हैं। कश्मीर के अंदर अपने ही देश में आपकी सरकार ने जो है समर्थन वापस सुनिए एक मिनट, सुनिए, सरकार ने आप सुनने की क्षमता रखिए, मुझे बताइए, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। जब आपके पास मौका आएगा साहिल जी, कोई ज्यादा ऊंचा बोलने से बात रख रहा हूं। सुनिए भैया, राजीव फरूक समझौता हुआ, रिगिंग हुई, उसके बाद गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कोई रिगिंग नहीं हुई। क्या कोर्ट में गए, क्या कोर्ट में गए, क्या कोर्ट में गए, क्या कोई आदमी कोर्ट में गया? ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जो है वो यहाँ मत प्रोपेगेट कीजिए। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। भारत के लोकतंत्र प्रणाली के ऊपर जो है वो सवाल मत उठाइए। आप सुनेंगे नहीं? क्यों नहीं सुनूंगा? सुनूंगा, लेकिन जहाँ गलत बोलेंगे आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। अरे मेरे से पता नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं बोल पाएंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। कश्मीर के अंदर क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी माताओं बहनों के इज्जत लूटी है। आप कांग्रेस कर रहे थे, अपने देश में उनको उठा के बाहर फेंक दिया। क्या हालत हुई उनकी? आज तक वो धक्के खा रहे हैं पूरे देश के अंदर उन बच्चों की। कितने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जहाँ जम्मू में आके वो वहां 25 डिग्री 20 डिग्री में रहने वाले 50 डिग्री में रहे, लाखों हमारे कितने लोग बेचारे हमने देखी है, लाशें ढोई हैं उनकी। क्या बात करते हो आप? बात करते हो इस बात की। आज भी आने वाले समय में आपको वो लोग माफ नहीं करेंगे। कश्मीर का जो हिंदू था ना, चाहे पंडित था चाहे हिंदू था, 100% कांग्रेस का वोट देता था, आज 99% बीजेपी को दे रहा। वो नहीं आपको माफ करने वाला था जिंदगी जिस तरह वो घटना देखी है। आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम बिल्कुल असेंबली इलेक्शन लड़ने के तैयार है, लोकल बॉडी के लिए तैयार है। हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा संगठन है, हमारा एक एक बूथ पे हमारा 20-50 लोग बैठे हुए हैं। आज अगर ये दोनों एमपी जीत के गए हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, गए हैं ना आपके सामने, स्ट्रक्चर की ताकत पे गए हैं, संगठन की ताकत पे गए हैं, पार्टी ने जिता के भेजा है। आने वाले समय में आपको बताएंगे। आप क्या कह रहे हो? अमरुद्दुल्ला हार गया, महबूबा मुफ्ती हार गई, तो क्या? सुनिए, आप सुनिए एक मिनट। आप इंडिया ब्लॉक की बात करते हो जी। इंडिया ब्लॉक क्या है? हम तो आपके खिलाफ है। 224 सांसद है। सुनिए क्या है, कैसी बात कर रहे हैं? होती है तो हमारे, अरे आपको पता चलेगा, हमारे केले के, अरे पता चलेगा हमारे पार्टी से 234 आपकी ईंट से ईंट बचा देंगे। अरे देखेंगे कि तानाशाही कैसे चलेगी। अरे आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता मत कीजिए। गिल साहब से जानना चाहूंगा, चंद्रमोहन जी गिल साहब से जानना चाहूंगा, एक नया नैरेटिव इन्होंने सेट किया कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। 1987 में जो रिगिंग हुई वो रिगिंग नहीं थी, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। ये साहिल जी ने कहा है। मुझे लगता है कि आप मैं जब वो इतिहास को ही नकार रहे हैं, जो फैक्ट्स है पूरी दुनिया जानती है। 1987 में क्या हुआ, मैं एक ही घटना बता दूंगा। जीके परदेसी वो डिप्टी कमिश्नर थे श्रीनगर के जी, ठीक है जी। उनको इलेक्शन लड़वा रही थी एनसी, और मैं जो कहूंगा ना, मैं उस दौरान कश्मीर में मैंने 86 से लेकर 2004 तक कश्मीर में काटा है, तो मैं सब कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे को है। आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें। तो हुआ क्या, इलेक्शन एक और गुलाम मुहिउद्दीन करा,
आप नहीं, गुलाम मुहिउद्दीन सुनिए जी क्यों परदेसी? चिंता हो रही है इनकी। नहीं मैं उनको काट नहीं रहा हूं। मेरी बात सुनिए। जो है आपको बड़ी चिंता है मीडिया की। अरे मीडिया में इतना ताकत है, वो खुद बोल और रहे हैं। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स को नहीं डिस्टॉर्ट कर रहा। बड़ी चिंता हो रही है आपकी। कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि दो घटना में वही अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी, बाकी छोड़ दीजिए, अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी और जो सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। जी क्यों परदेसी हार गए थे तो उनको बाद में इलेक्ट करवाया गया, ये एमएलए डिक्लेयर किया। मुहिउद्दीन कर रहा, मुहिउद्दीन जो गुलाम मुहिउद्दीन थे, वो जो दामाद थे, वो खुद गए, उन्होंने वहां अब्दुल हमीद लड़का था, उसको मारा, पीटा, घसीट के बाहर लिया, बाद में खुद जाया मारा। वो 87 में जो हालत हुई, मफ थी, मफ में एक अगर सेक्शन जो साउथ कश्मीर में एक मफ का गठन हुआ, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त टक्कर दी। किनको? तो वो भारत के खिलाफ नहीं थी, वो इंटरनल जो स्टेट की राजनीति थी। उनको लगा कि एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस जो है वो लोगों का हित नहीं करती, तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ने मुकाबला उनको पेश किया। तो इन्होंने सबको सुप्रेस करके खत्म किया और अपनी मर्जी से वो डिक्लेयर करवाए रिजल्ट। इतनी बड़ी रिगिंग भारत में, बंगाल में या बाकी जगह भी होती होगी, लेकिन यहां पर जो हुई है वो पहली बार हुई है। आप मुझे ये बताइए, ये क्या, ये इसको आप जस्टिफाई करेंगे? उसके रिएक्शन में वो जो मिलिटेंट्स थे उनकी ओपन स्टेटमेंट्स हैं, अगर देखें आप मीडिया में, तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें राजनीतिक जनतांत्रिक जब राइट हमारा आपने स्टिफल किया तो हमने दूसरा रास्ता पकड़ा। तो फिर गए लड़के, उन्होंने ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान उसका फायदा जो है पाकिस्तान ने उठाया। वो उठाने के बाद उन्होंने उनको उधर बुलाया, ट्रेन किया और वहां मिलिटेंसी शुरू हुई। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बिल्कुल गलत है। साहिल जी, आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पंचम में बोलने से ज्यादा दुरुस्ती नहीं आती है, आराम से बोलेंगे, सब आराम से सुनेंगे आपको। जब मीडिया भारतीय जनता मैं गलत नहीं बोल रहा भैया, बात नहीं कर रहा था। जब बीच में टूटने लग जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा जो है जोर से जो है वो बात करनी पड़ती है। मतलब आप नहीं बेतरतीब बोलोगे, अच्छा आप ये डिसाइड बताइए, मैंने बेतरतीब क्या बात की बताइए जरा। क्या मैंने कोई फिगर एंड फैक्ट से आगे पीछे बात की? मैंने कहा कि अंदर एक जज, मुझे लगता है नहीं आपकी एज से बड़े होंगे, एज से बड़े हैं, लेकिन आपने अरे अरे करके 3 बार बात सुनिए, विनोद जी गलत बात कर रहे हैं। आपने अरे बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इस समय कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गलत बात है। इस तरह से कल इंडिया टीवी का एक जर्नलिस्ट है रजत शर्मा, उसने ऑन एयर जो है हमारी महिला नेता थी, क्या नाम उसका, हमारी महिला नेता थी, उसको जो है वो गाली देने का काम किया। इसलिए आप ये मुझे बताइए, अब मैं जो है मुझे खुशी होगी कि आप इस तरह से जब ये गलत गाली कर रहे होते आप इनको भी टोके। अब जो है ठीक है आप सुन लीजिए ना, आपने जो है बात की। यहाँ मैं सबसे पहले जो यहाँ गिल बात का जवाब देना चाहूंगा। यहाँ शकील अख्तर साहब एक हुए, दैनिक भास्कर के जो है एडिटर इन चीफ रहे हैं। जब 1990 में सब भागकर आ गए थे ना, पॉलिटिकल लीडर्स भी भाग गए थे, सब लोग भाग गए थे, तो 1990 से लेकर 2001 तक वो जो है वो कश्मीर में रहे। शकील अख्तर साहब है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे, शकील अख्तर साहब, शकील अख्तर, हाँ मैं जानता, शकील अख्तर साहब वो जागरण के थे। हाँ जागरण के थे आप, बिल्कुल आपने जो है पकड़ लिया। अगर आप उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कश्मीर की सारी घटनाओं का जो है वो वर्णन किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो था मिसयूज ऑफ पावर, चाहे वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, चाहे वो जो है आर्मी हो, मैं नाम लूंगा उनमें, आर्मी हो या पुलिस हो या बाकी जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अदारे थे। और जहां तक 87 की वो बात करते हैं, 87 के ऊपर भी जो है वो बड़ा ज्यादा जो है वो खुलकर उसमें लिखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी सोच जो थी वो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी, और वो पाकिस्तान की सोच के साथ मिलकर जो है वो यहां पर खून खराबा जो है वो करना चाहते थे, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो है वो माहौल बनाना चाहते थे। यहां जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है यहां गिर गई, और वीपी सिंह की सरकार जो थी, वहां दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी, और यहां पर से रिजाइन किया। सुनिए वीपी सिंह सरकार थी। वीपी सिंह सरकार को कौन समर्थन कर रहा था गिल साहब? तो मालूम होगा, सुनिए आप तो बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। वीपी सिंह सरकार को समर्थन कर रहे थे, 89 सांसद इनके समर्थन कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों को यहां से निकाला जा रहा था, इन्होंने सरकार से समर्थन जो है वो वापस नहीं लिया। समर्थन तब सुनिए अब विनोद जी बताइए मुझे, आपको टाइम देंगे, विनोद जी बताइए। तो जब था कि ये उस सरकार को समर्थन कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा हो रही थी, कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर जो है पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जो थे उनके खिलाफ हिंसा कर रहे थे, ये उस सरकार के साथ चिपके हुए थे। और इन्होंने उस सरकार से समर्थन वापस कब लिया?
इन्होंने उस सरकार से समर्थन तब वापस लिया जब समस्तीपुर में लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के वो जो धार्मिक उन्माद की भरी हुई यात्रा थी उसको रोकने का काम किया। अब मैं आपको जरा, गिल साहब आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी कारगुजारियां क्या रही। ये कश्मीर की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, यह 13 मार्च 1990 लोकसभा की कार्यवाही, मैं जरा इसका जिक्र करना चाहता हूं। 13 मार्च 1990 लोकसभा की कार्यवाही में कश्मीर के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही थी। चार लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। इनकी तरफ से मदन लाल खुराना जी और जसवंत सिंह जी, दूसरी तरफ से हिस्सा ले रहे थे मोहम्मद शफी उड़ी और सैफुद्दीन सोज साहब। सैफुद्दीन सोज साहब जो थे वो कह रहे थे कि वहां पर जो है हिंसा हो रही है, वहां पर जो है लोगों को मारा जा रहा है, कृपा करके वहां पर सेना भेजें। इनके जसवंत सिंह जी खड़े हो गए और वो कहते हैं कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के लिए सेना नहीं होती है, इसलिए सेना को जो है वो बाहर रखा जाना चाहिए। फिर खड़े हुए मोहम्मद शफी उड़ी साहब, उन्होंने कहा कि वो जगमोहन है वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको हटाइए। तो सामने से खड़े हो गए, उन्होंने कहा क्या बात है, जब जगमोहन को आप लोगों ने भेजा था दिल्ली से तब जगमोहन बड़ा अच्छा था, आज हमने उसको भेजा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, उसको हटाने की जरूरत नहीं। ये इनका इतिहास है। इनके हाथ, मैंने सही कहा, इनके हाथ निर्दोष कश्मीरी पंडितों के खून से उजड़े हैं। मुझे बताइए मणिपुर के अंदर, मुझे बताइए, हाँ विनोद जी आहिस्ता ही बात कर रहा हूं, मुझे बताइए मणिपुर के अंदर कौन सी धारा 370 है जहां हमारी बहनों को नग्न करके घुमाया गया? कल सीएम बीरेंद्र सिंह जी है वहां पर, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, मुझे बताइए कौन सी धारा 370 है? चलिए साहिल जी, इनका जवाब, बड़ा टाइम दिया इनको जवाब लेना, दर्शक क्या सुनेंगे? मुझे जवाब लेना, आपका जो बोल दिया मुझे बताइए। इसलिए चंद्रमोहन जी चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, भारत के लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा मत लगाइए, ना ही काला धब्बा बनने की जो है वो कोशिश कीजिए। लोग आपको देख रहे हैं, लोगों का जो है विनोद जी की बात को मानते हुए, अपनी बात को जो है मैं यही खत्म करता हूँ। चंद्रमोहन जी, सवाल ये उठता है कि आज खुद आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ को आना पड़ा और कहना पड़ा कि आप मणिपुर पर ध्यान दीजिए। पिछली सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया था, 1 साल होता है जो हम उनको मानते हैं, उन्होंने कोई बात कही तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। अरे आपने तो कह दिया, जो मैं एक लास्ट में कहूंगा, आपके अध्यक्ष ने क्या कहा मुझे बताइए चंद्रमोहन जी, क्या आपका सीना जो है वो आपका खून जो उबाल नहीं मारता जिस आरएसएस की वजह से पावर में आए हो? उन्होंने कहा, सुनिए आराम से, उन्होंने कहा एक लास्ट में, उन्होंने कहा कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी के समय आरएसएस की जरूरत थी, अब हमें आरएसएस की जरूरत है। ये आदरणीय मोहन जी भागवत जी जो है, चलिए एक बात बताओ, अभी जो चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के ऊपर कितनी सीटें मिली कांग्रेस को? हमारा वोट बैंक बड़ा है, हमारा वोट बैंक बड़ा है, हम हिंदू आपको बड़े प्यार से सुना था, हमारा आपको सबने बड़े प्यार से, सीटें कितनी मिली? रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, आपके दो कैंडिडेट को हरा के पीछे मारा। कश्मीर में क्या हुआ? जो अमर अब्दुल्ला फरूक जिसको आप सहयोग कर रहे थे, उनकी क्या हाल? सुनिए भैया, एक नोट करो ना, पेन ले लो, दिमाग में नोट हो जाता है, छोटा हूं मेरे दिमाग में नोट हो जाता है। सिर्फ 3 सेगमेंट में सुनो जी, आप 3 सेगमेंट में गिल साहब आप क्यों बोल रहे हो? आप इतना भारत लीजिए, आपके सहयोग से ये जीत गए। आप क्यों बोल रहे हो बीच में? आपने ठेका ही है वो बोलने का, हर वक्त वो बोलेगा तब बोलोगे, विनोद बोलेगा तब बोलोगे। थोड़ा धीरे रखो, सीखो। आपने बड़ी दूर जाना है, बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना है कांग्रेस का, इस देश का, आप थोड़ा धीरे रखो। बताइए गिल साहब क्या बोल रहे थे? आप बोलिए ना, आप सुनिए ना विनोद जी, एक तो भाजपा अपना टाइम मीडिया को दे रही है, मैं मीडिया से बकवास करूंगा, इनको जो है शील्ड करना बंद कीजिए, ये अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपने कहा कि हमारा वोट बैंक बड़ा है, मैं उसका छोटा सा जवाब दे रहा हूँ कि आपको जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आपको ना 3 सीटों में बढ़त मिली है। बिल्कुल, सुचेतगढ़ है, आरएसपुरा है, जम्मू साउथ आरएसपुरा है, और क्या है गुलाबगढ़ है, ठीक है जी, और कुछ इसके अलावा ये 3। सुन लीजिए, अब ये देखिए ना, जम्मू रीजन के 18 में से तो आप अपना मुकाम देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आंकलन कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्थिति रहेगी। क्या जब आप असेंबली का चुनाव लड़ेंगे तो आपके लोकल मुद्दे होंगे, आपके लोकल लीडर्स की पार्टिसिपेशन होगी, तब हो सकता है लोग मोदी के नाम से कैरिड अवे नहीं हो, तो लोकल मुद्दों पर या इनकी कारकर्दगी जो भाजपा की है, इन्होंने जो 4 साल सो के बताए हैं, तो उसका खमियाजा इनको मिलेगा, लेकिन वो अगर आप करेंगे तो हम लगातार हम इनकी तरफ से क्या हो गया भैया, पत्रकार अपनी बात ना करें। नहीं, आपको ये इफेक्ट नहीं करेगा जिस तरीके से डेली वेजर्स है करीब 1 लाख को टच कर रहे हैं,
आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको आप इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उनको रिड्रेसल नहीं कर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विधानसभा के चुनाव में दिक्कत देंगे। क्यों चंद्रमोहन? आदरणीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहली फाइल पे किस पे साइन किया? किसानों पे। किसानों की किस्त गई है 6,000 हो जाती है। दूसरा, आवास योजना पे कितने लाख मकान नहीं बनेंगे उस पे किया है, गरीबों के लिए, हर के लिए, ये नहीं कोई एक सेगमेंट के लिए। आने वाले समय में हमने जो काम किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज के हम थे, साहब हमारे पंच सरपंच थे, उन लोगों ने सबने काम किया है। काम के बलबूते पे हम अगला चुनाव लड़ेंगे। ये जो हमें वोट मिला है इसी जम्मू रीजन का, ये काम के बलबूते पे मिलेगा। आने वाले समय में हम इस और अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करके और लोगों के बीच में जाएंगे और एक एक बात लोगों के बीच में रखेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, जितनी स्कीम्स हम लोगों को दे रहे हैं, जितने हमारे बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरी के पास जाकर उनको एक घर घर जाके जगाएंगे। ठीक है, कभी कभार ये चुनाव है, आप वोट ज्यादा भी आते हैं, मत कम भी आते हैं, हारता भी है आदमी, जीतता भी है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, आज विश्व में हम सबसे बड़ी पार्टी है, वन अर्थ वन फैमिली। हम एक स्टेट की बात नहीं करते, देश की बात, वन अर्थ। आज देश के अंदर हमारा कितना मान सम्मान बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के जो काम किए पिछले 10 साल में। मैं कल ही किसी व्यक्ति के पास जा रहा था, कहता हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, हमें वहां वो हो रहा है। तो आने वाले समय में इसी दिशा में हम और काम करेंगे और आगे जम्मू बढ़ेंगे। कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ही आप बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस ने लोकसभा, अब सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद क्या आंकलन किया है, मैं ये चाहूंगा कि विनोद जी देखिए, मैं प्यार से चाहता हूँ और आराम से विनोद जी, आराम से। देखिए मैं आपकी बात को सुनते हुए मैं सुनता भी रहा हूँ, मैं मान भी रहा हूँ। मैं, आप एंकर हैं, आपका काम है इस शो को जो संभाले रखना। इन्होंने किसानों की बात की थी, हाँ जर्नलिस्ट, सॉरी मेरा गलत, मेरे मुंह से शब्द निकला, लेकिन इस समय आप एंकर भी है ना, क्योंकि आप हमें जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इन्होंने किसानों की बात की, तो मैं उस पर फिर मैं एक शेर चंद्रमोहन गुप्ता जी मैं कहना चाहता हूँ कि हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये बीजेपी कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती। मुझे बताइए आप कि 750 किसानों की शहादत जो है वो आपके समय में हुई, और आप कहते हैं आप किसानों को अपना सबसे बड़ा हितैषी कहते हैं। आपने उनके माथे में जो है बुलेट मारने का काम किया, उनकी राहों में जो है वो जो है कांटे बिछाने का काम। पंजाब में आपका इलेक्शन लड़ना, हरियाणा में आपका जो है इलेक्शन लड़ना जो था वो मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने जो है उसका जवाब दिया है। देखिए सुनिए, मैं फिर जो है मैं जम्मू कश्मीर की जो है वो बात करता हूं कि हमारे गिल साहब ने कहा कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की लीड थी। गिल साहब, अगर आप पूरे देश के चुनावी रिजल्ट का जो है आकलन करें ना, तो 130 सीट्स ऐसी हैं, 130 सीट्स ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वह 1000 और 8000 9000 के मार्जिन में जो है वो सीट जीती हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्लोज जो था कंटेस्ट था। मेरा गिला है मीडिया के साथ, मैं बार बार, मेरा दिमाग जब मैं रात को सोता हूं, मुझे रात को मीडिया के जो एंकर है, हाँ गिल साहब, मैं इसका बात का जवाब देना चाहूंगा कि अगर मीडिया सिर्फ एक इतना कह देता, सिर्फ इतना कह देता कि ये इलेक्शन क्लोज कंटेस्ट है। गिल साहब, मैं कहता हूं कि अगर मीडिया सिर्फ इतना कह देता कि ये इलेक्शन जो है क्लोज कंटेस्ट है, आप यकीन मानिए 140 के घेर में होते हैं। एक तो आप इनका जवाब देंगे जो क्लोज कंटेस्ट की बात कर रहे हैं कि कम मार्जिन से। दूसरा, मैं ये सवाल जानना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट यूनिट की सुनवाई दिल्ली में नहीं है, जो होता ऊपर से फैसला होता है, अनंतनाग सीट हो या बाकी सारे? पहले आप इनका जवाब दीजिए। क्लोज कंटेस्ट 1000 से 8000 के बीच में कांग्रेस का वोट बड़ा है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये आप ना कंबाइन इलेक्शन लड़ा था सभी ने, एनडीए ने भी और इंडियन अलायंस ने भी। ये भी एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है, नंबर 1। हमारी वजह से उनको भी तो फायदा हुआ। नहीं, बात मेरे को कंप्लीट नहीं करने दी। अब आप कहते हैं कि हमारी वजह से उनको ज्यादा फायदा हुआ, ये आप कह रहे हैं? हाँ, उनके को फायदा हुआ। अब मैं मेरे आंकड़े सुन लीजिए, आप सुनिए। जहां आपकी गवर्नमेंट थी, जहां हिमाचल गवर्नमेंट थी, आप सफाई साफ हो गए, ठीक, वहां दूसरी रीजनल पार्टी नहीं थी। सुन लीजिए, पार्लियामेंट की बात करिए, विधानसभा की बात कर रहे हैं। बंगाल में, सॉरी, तेलंगाना में आपकी गवर्नमेंट थी, हमने गेन किया, आपने 7 सीटें ली हैं। सर, हमने 8 सीटें आई, पिछली बार 4 थी। सुनिए पिछली बार 4 थी, 8 आई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहां आपकी कोई गवर्नमेंट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट है वही वहां पर। अभी रिसेंटली आपने स्वीप किया वहां पर, आपने बड़ा प्रचंड बहुमत लिया तेलंगाना में। फिर आ गई कर्नाटका में आपकी गवर्नमेंट है थी,
वहां आप आंकड़ा देख लीजिए। 9 आप- सीट्स आई हैं। मैं आप डाउन हुए हैं। पहले एक थी। मेरी ये सर, पहले एक थी। मैं आपको बताना चाहता मैं हूं। उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सरकार जा थी रहा, मुझे आपकी, पता है सर, वो बात करो। मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझे पिछला भी पता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि रिसेंटली इलेक्शन हुई असेंबली की और आप सत्ता में आए, अच्छे बहुमत से सत्ता में आए, उसके बाद अगर इलेक्शन हुई तो कांग्रेस डाउन हुई है। मैं ये कह रहा हूं नंबर 1, जहां जहां रीजनल पार्टीज थी उन्होंने गेन किया, उसका फायदा आपको भी मिला। तो ये जो बात कह रहे हैं कि आपकी वजह से उनको फायदा हुआ, मिला दोनों को है, लेकिन आपको रीजनल पार्टीज का फायदा ज्यादा मिला है। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा, आंकड़ों की बात कर रहा हूं। एक बात बताना चाहता हूँ गिल साहब। अच्छा, बिहार दूसरी बात बिहार में हम ना आपका दूसरा सवाल था ना, जम्मू कश्मीर क्या जम्मू कश्मीर की जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, इनकी सुनवाई नहीं है, सब कुछ फैसले ये सही बिल्कुल करते हैं, सही कहा, ठोक ये के जाते बिल्कुल हैं। दुरुस्त ये है। बदकिस्मती देखिए, की बात है। सुनिए, ऐसा है कि जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बदली जी। तो सेंटर ने कुछ मुद्दे हैं, जी। सेंटर के लिए कुछ इश्यूज हाँ, हैं सेंटर के पर- जी। स्टेट में जी। उनके बहुत बड़े कुछ मुद्दे थे जो इसका इकोसिस्टम खत्म करना चाहते थे, जी। जो इससे पहले था। जी। उसके लिए उन्होंने फ्री हैंड एलजी को देना ही पड़ेगा, जी। नहीं तो अगर मुदाखलत होगी बिल्कुल, तो कुदरती बिल्कुल, बात है वो बिल्कुल, अचीव नहीं बिल्कुल। होगा। गिल साहब, समय वो अलग इजाजत बात नहीं- है कि वो कर नहीं पाए, समय हाँ, इजाजत ये नहीं दे assert रहा है। नहीं कर पाए। समय, हाँ, ये ये समय assert समय नहीं कर इजाजत पाए। नहीं दे पा रहे। गिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका, साहिल जी आपका खासतौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।